गुड इवनिंग दोस्तों। अपन ने जो है वो आरसी सर्किट स्टार्ट कर दिया। आरसी सर्किट में हमको ये पता पड़ा कि 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले जब अपन स्विच ऑन करते हैं, तो जब स्विच ऑन करते हैं तो जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। उस समय टाइम क्या होता है? ज़ीरो। उसके बाद चार्जिंग चालू हो जाती है, कैपेसिटर में चार्ज भरना चालू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। अब वो चार्ज लेना बंद कर देता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और वो सर्किट ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है मतलब वो एक ऐसा मान लो कि कैपेसिटर हट ही गया अपनी जगह से। ये कौन सी स्टेट कहलाती है? फाइनल स्टेट कहलाती है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया नहीं जाए कि कौन सी स्टेट है तो हम उसको फाइनल स्टेट मानेंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, ये देखें इसको, कि इसके अंदर वो पूछ रहा है कैपेसिटर में चार्ज बताइए। ठीक है, तो कैपेसिटर में चार्ज बताइए, इसका मतलब फाइनल स्टेट ही पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे बताएं सॉल्व करके। पॉज का बटन दबाएं, सॉल्व करके बताएं कैसे होगा ये। चलिए अब मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे देखना कि ये जो 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, ये फुल चार्ज होने के बाद ये पूरी की पूरी लाइन ही काट देगा। आ रही बात समझ में? ये फुल चार्ज होने के बाद ये पूरी की पूरी लाइन ही काट देगा। तो उसके बाद जो है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और वही पोटेंशियल इसके ऊपर होगा। ठीक है, ये पिछली क्लास में अपन ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। तो मैं सिर्फ आंसर ही बता देता हूँ इसका। ठीक है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं किया है, सिमिलर क्वेश्चन किया है। तो चलो फिर पूरा ही सॉल्यूशन देखें इसका। देखें सबसे पहली चीज क्या होगा कि जो कैपेसिटर है, यहाँ पे देखें, ये जो कैपेसिटर है ये इतनी लाइन बर्बाद कर देगा। कब बर्बाद कर देगा? जब वो फुल चार्ज हो जाएगा। तो पहली स्टेप अपने को क्या देखनी है कि फुल चार्ज यदि हो चुका है तो पूरी लाइन में से कोई करंट नहीं जाता। पूरी लाइन में से कोई करंट नहीं जाता, तो ये जो येलो लाइन बनाई है मैंने, इसमें से कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए सर्किट हटा दो, सोचो ही मत किए है। अब तुम्हारे पास कितना बचा? ये इतना बचा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये वाला सर्किट हटा ही दो कि ये वाला ऐसा था, ऐसा भूल ही जाओ। ठीक है ना? अरे ये थोड़ी हटाना था, सिर्फ पीला हिस्सा हटाना है। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम्स का, वो लगा ही रहेगा। ठीक है, अब तुम्हारा सर्किट जो बचा है वो क्या बचा है? इतना सर्किट बचा है, ये इतना पीला पीला वाला सर्किट बचा है। उधर देखो ही मत। ठीक है ना? इधर वाला जो है ये कैपेसिटर वगैरह कुछ देखो ही मत इसको। ये 3 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर लगा है लगे रहने दो उसको। चलो अब बताओ, ये जो पीला सर्किट है इसमें करंट कितना? तो हमने स्टेप ली करंट इन द रिमेनिंग सर्किट। बचे हुए सर्किट में करंट। तो सबसे पहली चीज, बचे हुए सर्किट का रेजिस्टेंस कितने ओम्स है? तो सारे ही 3-3 ओम्स के हैं। तो ये 3 ओम्स और ये 3 ओम्स, जब ये सर्किट हट गया तो सीरीज में आ गए। ये तो है, ये तो है ही नहीं ना। तो ये और ये देखो ना, तो सीधी लाइन जुड़ी है, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 ओम्स हो गए। और ये जो 6 ओम्स है ये यूं हो जाएगा, जो कि इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो ये 6 ओम्स जब 3 ओम के साथ पैरेलल हो जाएगा तो 6 ओम्स पैरेलल टू 3 ओम्स। तो ये इसका डबल है, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, ये ट्रिक लगाएंगे तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब 2 ओम्स बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का भैया 2 ओम्स हो गया। अब ये वाली लाइन 2 ओम्स की हो गई, ये वाली लाइन 3 ओम्स की हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5 ओम्स हो गया। ये तो देखना ही नहीं है। ये 2 ओम्स हो गया, ये सब मिल के, ये 2 ओम का मान लो। फिर उसके बाद इसके आगे चलो तो 3 ओम का,
तो कुल मिला के 5 ओम हो गए ना, 2 ओम ये और 3 ओम ये, 5 ओम ये, 3 ओम नहीं है, 2 ओम हो गया टोटल। तो 2 ओम्स प्लस ये वाले 3 ओम, 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने का बचा? 5 ओम्स का। व्हाट इज द टोटल बैटरी वोल्टेज? व्हाट इज द टोटल बैटरी वोल्टेज? 15 वोल्ट्स लिखा हुआ है, एक ही तो बैटरी है। व्हाट इज द टोटल करंट विच द बैटरी इज मेकिंग? तो टोटल करंट आएगा V इज इक्वल टू आई आर से। वोल्टेज की जगह मैं लिखूंगा 15, करंट मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस मेरा है 5 ओम्स। ठीक है, तो इससे करंट कितना मिलेगा? 15 बटा में 5, जिससे 3 बार कैंसिल, तो 3 एम्पियर का करंट बनेगा। अब 3 एम्पियर का करंट बनेगा, जाएगा किधर? इधर साइड बैटरी बनाएगी ना, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। अब ये बताओ कि इधर कितना जाएगा, यहाँ पे कितना ब्रांच में जाएगा और ऊपर कितना जाएगा। तो ये देखो, ऊपर वाली ब्रांच में उसे 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। अरे 3 ओम ये मिल रहा है और यहाँ से यूँ जाके 3 ओम ये मिल रहा है, तो ये वाली लाइन में तो 6 ओम हो गया ना। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है और यहाँ 3 ही का मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से ज़्यादा करंट जाएगा, यहाँ से कम करंट जाएगा। ये रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस दुगना, ये 3 है, ये 6 है, तो नीचे वाले में से आधा करंट जाएगा, आधा करंट। ठीक है, इसमें से जितना जाएगा उससे आधा करंट जाएगा। तो अपन करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अगली स्टेप में। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्टेप हो गई है, और उसके बाद बी स्टेप में करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, यहाँ से जो करंट जाएगा वो करंट जाएगा I इक्वल टू आई अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। ऐसा अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला, या जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना आता है और डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो करंट 1 इज इक्वल टू टोटल करंट 3 एम्पियर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इस वाली लाइन का रेजिस्टेंस 6 और इस वाली रेजिस्टेंस का 3, तो इट विल बी 6 प्लस 3, और इंटू रेजिस्टेंस ऊपर वाले का, इस वाले का, तो ये 6, तो यहाँ 6, तो ये हो जाएगा 6 इज 18 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 2 एम्पियर का करंट जाएगा। तो इसमें से जाने वाला है 2 एम्पियर का करंट, और जब इसमें से 2 एम्पियर जाएगा तो इसमें से 1 एम्पियर जाएगा। अब किसी को अगर डिस्ट्रीब्यूशन आता तो इतना फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये फार्मूला समय ख़राब कर रहा। डायरेक्ट कर सकते हो तुम। 3 एम्पियर का करंट है और हमें पता है कि ऊपर डबल रेजिस्टेंस है और नीचे सिंगल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब करंट का रेशो 1:2 होना चाहिए। ऊपर से यदि 1 करंट जाएगा तो नीचे से 2 जाएगा, तो 1:2 रेशो में यदि मैं 3 एम्पियर को बांटूंगा तो ऊपर 1 एम्पियर और नीचे 2 एम्पियर। चलो अब आगे बढ़ाएं, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आगे गया। अब आगे तो जा नहीं सकता, आगे तो कैपेसिटर ने रास्ता ओपन कर दिया, ख़त्म ही कर दिया है। तो ठीक है ना, ये ऐसा मान लो कि कैपेसिटर रास्ता ही ख़त्म कर देता है यहाँ। अब ये वाला जो 1 एम्पियर का करंट है ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ से आएगा 1 एम्पियर का करंट नीचे की तरफ, तो यहाँ बना देते हैं 1 एम्पियर। फिर यहाँ आएगा 1 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर रास्ते मिल जाएगा, दोनों मिलके इधर बहेंगे। कितने एम्पियर? 3 एम्पियर, और ये 3 एम्पियर यूँ गया और वापस जाके बैटरी में घुस गया। ये तुम्हें करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। ठीक, अब अपने को करना क्या है, बेसिकली इसके ऊपर चार्ज पूछा है उसने, इसके ऊपर। तो ये जिस सिरे पे कनेक्टेड हो, पूरी लाइन के लास्ट 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता। ठीक है, ये जिस पे कनेक्टेड हो पूरी लाइन, यहाँ पे कुछ लगा है नहीं लगा है कोई मतलब नहीं, क्योंकि करंट तो आना ही बंद कर दिया, तो ये तो यूजलेस ही हो गया। ये वाला ये किसी काम का नहीं है, ऐसे ही लगा हुआ। ये वाली लाइन के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चाहिए। ये वाला पॉइंट काम का है हमारा, और एक ये वाला पॉइंट काम का। तो क्या अपन इस पे और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए और बी, और बीच में सी दे देता हूँ। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ए बी का। ठीक है, तो अब मैं सी स्टेप ले रहा हूँ। वी वॉन्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना?
तो उसका आंसर है 3 ओम्स और 3 ओम्स। क्या इसमें से एक ही करंट जा रहा है? तो उसका आंसर नहीं, इसमें से अलग करंट जा रहा है, इसमें से अलग करंट जा रहा है। बस ऐसे केस में तुम्हें किरचॉफ लॉ लगानी पड़ेगी यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए। थोड़ा कठिन है, ध्यान से देखना, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, ये कठिन स्टेप है। किरचॉफ लॉ लगानी पड़ेगी। किरचॉफ्स लॉ क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि करंट अलग अलग है। ये 1 एम्पियर है, 3 एम्पियर है। अगर यही 3 एम्पियर पूरा जा रहा होता तो V इक्वल टू आई आर लगा देते इतने में, ऐसा पिछली बार किए थे अपन। अब देखो किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पहुंचते हैं, वी ए लिखते हैं इसको, वी ए, फिर आई आर, आई इंटू आर, 1 इंटू 3, फिर आगे लिखेंगे 3 इंटू 3 और फिर इक्वल टू करके लिख देंगे वी बी। समझ में आई बात? वी ए, आई आर, आई आर, वी बी, लेकिन साइन सही। तो देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले वी ए लिखना, उसको तो प्लस ही लिखना। उसके बाद तुम जिधर जा रहे हो तो उधर एक एरो बना लेना कि मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? तो हम जा बेसिकली इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। तुम ये ध्यान रखना, इधर मैं बना नहीं रहा। अरे ये क्या हो गया? आ गया वापस। तो सुने, मैं यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे ये मिलेगा, फिर नीचे मिलूंगा तो 3 इंटू 1 एम्पियर मिलेगा। तो मैंने क्या लिख दिया? वी ए लिख दिया यहाँ, ठीक है? वी ए लिखा, फिर 3 इंटू 1 लिखा। ये 3 इंटू 1 इसका है। और जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो निगेटिव, क्योंकि देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल। अब ये किरचॉफ लॉ अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 3 इंटू 3, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा 3 इंटू 3। और जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, तो ये निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव। और इट इज़ इक्वल टू वी बी, क्योंकि अपन वी बी पे पहुंच चुके हैं, ये वी बी आ गया, ठीक है? तो ये वी ए वी बी, इस तरीके से किरचॉफ लॉ लगाया करो। अब तुम्हें बेसिकली चाहिए वी ए माइनस वी बी, तो इसको अपन लिख सकते हैं वी ए -3 - 9 इक्वल टू वी बी। अब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 9 और 3 12 हो गए, उधर गए तो प्लस के हो गए, तो प्लस के 12 हो गया। बस ये पोटेंशियल मिल गया, हमारा काम हो गया। बस अब तुम्हें क्या चाहिए? इस पे चार्ज चाहिए ना, तो इस पे अकेला Q इक्वल टू सी वी लगा दो, ठीक है? इस पे Q इक्वल टू सी वी लगा दो। अब यहाँ जगह कितनी बची कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इधर लिख देते हैं कहीं पे, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं Q इक्वल टू सी वी लगा दो। तो Q इज इक्वल टू कैपेसिटी है 3 माइक्रोफेराड की, और 12 का अपने पास पोटेंशियल है। कैपेसिटी है 3 माइक्रोफेराड की और 12 का हमारे पास पोटेंशियल है किसके अक्रॉस? ए बी के अक्रॉस, और वही इसके अक्रॉस भी आएगा। तो Q इक्वल टू सी वी लगा दिया। इससे चार्ज मिल जाएगा 36, लेकिन माइक्रो में मिलेगा, तो माइक्रो कूलम, क्योंकि सी बी अपना माइक्रो में है। कैपेसिटी हमारी काय में है? माइक्रो में है। कैपेसिटी माइक्रो में, इसलिए ये भी माइक्रो लगी। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। फटाफट नोट कर लें। अब इसी टाइप के क्वेश्चन और भी देता हूँ, क्योंकि इसको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, देख के बनाना पड़ेगा। थोड़े टफ क्वेश्चन हैं आज के, क्योंकि किरचॉफ भी लग रहा है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, थोड़ा इसलिए टफ हो रहा है। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब देखें डायग्राम में, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है। सबसे पहले एक बैटरी लगी है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद एक ऊपर से रेजिस्टेंस इधर आ रहा है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर नीचे लगा एक कैपेसिटर, फिर एक बैटरी लगी है यहाँ पे, उसके बाद है रेजिस्टेंस,
उसके बाद एक नीचे रेजिस्टेंस है, फिर एक और रेजिस्टेंस है, फिर एक और रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाओ। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज देख लें क्या क्या है। ये 4 माइक्रोफेराड का है, इधर से 1 एम्पियर का करंट आ रहा, 3 ओम्स का है, यहाँ पे से 2 एम्पियर का करंट आ रहा, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इधर करंट जा रहा है पर कितना जा रहा है बताया नहीं। फिर इधर भी करंट आ रहा है लेकिन कितना आ रहा है ये भी नहीं बताया। ये सी टर्मिनल है, ये डी टर्मिनल है, ये ए है और ये वाला बी है। ये वाला 3 ओम्स का है और इधर से जो है वो 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। ये 2 ओम्स का है और इधर साइड 10 वोल्ट दिया हुआ है और ये 2 एम्पियर का है। बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अब सीधी बात है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये भी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला। इसका मतलब वो इन दोनों में से अपने से कोई सा फॉर्मूला लगाना चाह रहा है। इसका मतलब या तो उसको चार्ज चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, तो अपन वोल्टेज निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये भी निकाल सकते हैं, तो वोल्टेज निकाल लेते हैं किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो हमें ए बी का वोल्टेज चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर जिन दो सिरों के बीच में लगा रहता है उसका वोल्टेज मिल जाए तो काम हो जाता है। तो बेसिकली हमारा फंक्शन है वी ए बी क्वेश्चन मार्क। ये अगर आ गया तो हो जाएगा सॉल्व। अब ये आएगा कैसे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, करंट, सबसे पहले किरचॉफ की करंट लॉ लगानी पड़ेगी। 2 एम्पियर का करंट इधर से आया, यहाँ कहीं पहुँचेगा, 1 एम्पियर का करंट रास्ते में मिल गया, तो बताओ कि 5 ओम में से कितना गया, बोलो बोलो। 5 ओम में से गया 3 एम्पियर का करंट, हाँ कि नहीं। अरे 1 एम्पियर का इधर से आया और 2 एम्पियर का इधर से आया, तो कुल मिला के 3 एम्पियर का इधर गया ना। इसमें से तो कुछ जाएगा ही नहीं क्योंकि तो फुली चार्ज हो जाता है, तो ऐसे ही काट देता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगा देता तो भी कुछ नहीं होता, इधर रास्ते ही हटा दो। अब 3 एम्पियर का यूं चला तो इसमें से भी 3 एम्पियर का ही जाएगा, तो यहाँ पे भी लिख दे कि अपन 3 एम्पियर का जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एम्पियर का जाएगा, 3 एम्पियर का नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इधर कुछ गया, इधर कुछ गया। अब ये इसने बताया नहीं कितना, तो इधर भी छोड़ दो। अब यहाँ पे आओ, ये 1 एम्पियर का, ये 2 एम्पियर का। तो जब 1 एम्पियर इधर से आया और इधर 2 एम्पियर गया और ऊपर से कुछ आया नहीं, इसका मतलब इधर से कितना आया होगा, 1 एम्पियर इधर से आया होगा, 1 एम्पियर इधर से आया होगा, दोनों मिलकर 2 एम्पियर इधर हो गए होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आया होगा। अब आगे से देखें कि अगर ये 3 एम्पियर है और उसमें से 1 एम्पियर यहाँ गया होगा, तो पक्की बात है इधर 2 एम्पियर गया होगा, क्योंकि 3 एम्पियर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे इधर और इधर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से कितना गया होगा, 2 एम्पियर। ये अपन ने किरचॉफ की फर्स्ट लॉ लगा के करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल। तो उसके लिए मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम किरचॉफ लॉ लगाया करो। अब किरचॉफ्स लॉ ही क्यों लगानी है, उसकी मजबूरी क्या है किरचॉफ की, तो मजबूरी ये है कि यहाँ पे 3 एम्पियर करंट है, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट है, लेकिन यहाँ 1 एम्पियर करंट है। जब भी ये करंट अलग हो जाते हैं तो अपन ओम्स लॉ डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हमको यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ लगानी पड़ेगी। अब किरचॉफ लगाने का तरीका क्या है, वी ए से स्टार्ट करेंगे, फिर आई आर करेंगे, फिर आई आर करेंगे, फिर आई आर करेंगे और वी बी पे पहुँच जाएंगे। अभी किया, वी ए से स्टार्ट करो, आई आर आई आर आई आर 3 बार लगाओ और उसके बाद इधर, और साइन कन्वेंशन ले लेना। अगर अपन नदी की दिशा में ही बह रहे हैं तो तीनों निगेटिव आएंगे, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, अभी बता दिए। तो सिंपल है, वी ए से स्टार्ट किया इनटू दिस, तो इट इज -15, 5 3 15, समझ में आ रही बात। दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, वो भी माइनस में ही जाएगा, करंट जिधर जा रहा है उधर ही तो जा रहे हैं अपन। तो 3 इंटू 1, तो माइनस का 3। अगली स्टेप में दिस इंटू दिस, 2 इंटू 1, तो माइनस का 2, और इक्वल टू वी बी। जब अपन दूसरे सिरे पे पहुंच जाते हैं इक्वल टू में आएगा, तो ये हो जाएगा वी ए -15 16 17 18 19 20 इज इक्वल टू वी बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20।
सही है ना, यानी कि वी ए माइनस, अरे रे 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 रे, ये कैमरे का क्या हो रहा, यदि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20। यहाँ तक समझ में आई बात। अब उसके बाद क्या करोगे, तो उसके बाद हम बोलेंगे कि जब तुम्हारे पास वी ए माइनस वी बी आ गया तो तुम हाफ सी वी स्क्वायर लगा के एनर्जी निकाल लो। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, बोलो सी कितना, 4 माइक्रोफेराड माइनस 6 इंटू वोल्टेज कितना 20 का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो U की वैल्यू कितनी आ गई, ये इससे 2 बार कट गया, तो ये 2, ये 20, ये 20, तो 2 इंटू 20 हो गया 40 इंटू 2 16। तो 2 इंटू 2 4, 400 इंटू 2 1600। और इसको भी अगर मैं माइक्रो में ले लूँ तो माइक्रो और यूनिट आएगी जूल्स। तो 1600 माइक्रो जूल उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 1600 माइक्रो जूल्स एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको, चलिए नोट कर लीजिए, दबाइए पॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखें, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, स्टेडी स्टेट के चल रहे हैं, इसलिए अपने को फाइनल चार्ज क्या कर देना, उसके ऊपर फुल कर देना है और वो सर्किट की वाली लाइन काट देनी, ठीक है ना। ये कौन सी स्टेज के हैं, स्टेडी स्टेट के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी। थोड़ा अलग है, लिख लें साथ में ही, ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। इसका भी सर्किट थोड़ा कठिन ही है। बनाते जाएं। ये AC है और ये पॉइंट उसने B दे रखा। जो वैल्यूज दे रखी हैं वो दे रखी है 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 10 ओम्स, 20 ओम्स, 100 वोल्ट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ए बी कहाँ है भाई, ये बी और ये सी। ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और बी सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। कैसे करूं, तो देखो सबसे पहली चीज, क्या तुम्हें ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में नजर आ रहे हैं, हाँ कि नहीं। देखो कैसे, तो नाम दे दो, नाम देने से 1 मिनट में समझ में आ जाता है। ये इसका नाम बी है तो इसका नाम भी बी होगा, ठीक है। इसका नाम ए है, क्योंकि इसका नाम ए है तो इसका नाम भी ए होगा, बीच में कोई वायर नहीं है। और इसका नाम ए है तो इसका नाम भी ए ही होगा, ठीक है, बीच में कोई वायर नहीं है। तो ये वाला कैपेसिटर ए बी के बीच लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर ए बी के बीच लगा है, तो ये वाला कैपेसिटर भी तो ए बी के बीच लगा है। और ये दोनों अगर ए बी के बीच में लगे हैं तो ये क्या है, पैरेलल होगा। आ रही बात समझ में, तो ये दोनों पैरेलल होगा। चलो
आगे बढ़ाएं, इसको बी लिखूंगा तो ये भी बी होगा, अरे ये बी है तो ये भी बी है, और ये सी है तो ये सी है तो ये सी है तो ये सी है। क्यों? क्योंकि एक ही तो वायर है, तो ये सब सी है, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट सी। ठीक, अब ये पॉइंट समझ में आ गए सारे। अब उसके बाद क्या करो कि ये देखो कि ये और ये पैरेलल में है, इधर ये वाला इससे पैरेलल में है, क्योंकि ये भी BC के बीच में कनेक्टेड है और ये वाला भी BC के बीच में कनेक्टेड है, तो BC और BC के बीच में तो पैरेलल ही हो सकता, ये बीच में एक अलग आ जाएगा। तो इन दोनों को पैरेलल करके यूं कर देते हैं, इस वाली लाइन को यूं ना घुमाते हुए यूं कर देते हैं, और ये 3 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे 6, क्योंकि कैपेसिटर है वो। हरी बात समझ में? ये 3 और 3 हो जाएंगे 6, कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ जाते हैं, और ये 1 और 1 हो जाएंगे 2। तो इसका सर्किट डायग्राम में यहाँ और यहाँ जो लाइन आएगी, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, और यहाँ पे 3 और यहाँ 3 लगा दें। अब सुनो, मैं इसी सर्किट में मिटा दूंगा, तो तुम इस सर्किट को पॉज दबा के बना लो। बनाइए, पॉज दबाइए। चलिए, अब मैं इसी में मिटा रहा हूँ, कौन दूसरी बार ड्रॉ करे? तो इसको मैं यहाँ से मिटाऊंगा, और ये 3 माइक्रोफेराड की जगह इसी पे 6 लिख दूंगा, और यहाँ पे 2 लिख दूंगा, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिटा दूंगा। ठीक है, तो देखें, अब ये वाली लाइन मिटानी है, ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, ये सब हटेगा, और ये किसी काम का नहीं है। और ये 3 को जो है उसको 6 लिख देना है, तो ये यहाँ पे यूँ लेके इसको 6 माइक्रोफेराड लिख देना। ये सर्किट ऐसा हो गया। ये भी बेकार है, लेकिन इसको मिटाएंगे तो पूरी मिट जाएगा। हाँ चलो, कमी मिटा, ये लो। अब ये भी ऐसे ही करना, इधर वाली लाइन भी मिटा देनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये भी पूरी की पूरी हटेगी, और इसकी जगह यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड का आ जाएगा, 2 माइक्रोफेराड। ठीक, ये हट जाएगी पूरी, हटाओ। चलो, अब ये यहाँ तक समझ में आया। अब तुम्हें क्या करना है कि ए बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है, और बी सी के बीच में पोटेंशियल निकालना है, यानी कि इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है और इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इसके ऊपर पोटेंशियल और इसके ऊपर पोटेंशियल है ना, ए बी के बीच में और बी सी के बीच में। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखो कि ये लाइन यूं करके यहाँ से यूं करंट भेजेगी। ठीक है, तो ये लाइन जब यहाँ से यूं करंट भेजेगी, तो ये तो फुली चार्ज हो गए हैं। फुली चार्ज हो गए हैं, तो ना तो करंट यहाँ से यूं जा पाएगा, और ना ही करंट यहाँ से यूं जा पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो करंट यदि जा ही नहीं पाएगा, तो अपने को इस क्वेश्चन में करंट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, अब जब करंट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ वाले पे भी 100 वोल्ट ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे नहीं, क्योंकि अपन ने करंट निकाला नहीं, क्योंकि करंट इनमें बहा नहीं। समझे मेरी बात को एक बार? कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद सर्किट ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा, या ओपन सर्किट कर देगा। ठीक है, सर्किट ओपन सर्किट कर देगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो लाइन है इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो सही है, ये 100 वोल्ट है, तो यही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं करा, तो यहाँ से यहाँ तक 100 वोल्ट होगा। ये समझ ले। अब 100 वोल्ट होगा, तो एक तरीके से इसको भी हटाया जा सकता है, ये भी किसी काम का नहीं, यूँ ही लिखा हुआ है। बस तुम्हारा क्वेश्चन ये हो गया कि यूं और यूं लगाया और यहाँ 100 वोल्ट लगाया, तो मैं इसको अगर सिंपल कर दूं, तो बेसिकली एक 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा है, और उसके अक्रॉस 100 वोल्ट लगा हुआ है।
अब क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई ये बताओ कि अगर ये 100 वोल्ट लगा है तो इसके अक्रॉस कितना है, और इसके अक्रॉस जो भी होगा वो ये भी होगा। ये देखो ना, ये ए है ये बी है, तो यही तो ए और बी यहाँ बना दिया मैंने। जो 6 माइक्रोफेराड है वही ए बी यहाँ बना दिया, और जो बी सी है वो मैंने यहाँ बना दिया। तो इसका मतलब ये तो यही पूछ रहा है ना कि भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज बता दो कितना है, V1 मान लो, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V2, ये पूछा है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है, एक तो तुम रेशो से कर सकते हो, जल्दी उसी से होता है, लेकिन तुम फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ, बाकी मैं तो रेशो से ही करता हूँ। फॉर्मूला ये बोलता है कि वोल्टेज 1 इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन कैपेसिटी 1 प्लस कैपेसिटी 2 इंटू सीरीज में Q इक्वल टू CV में चार्ज कांस्टेंट होता है, और चार्ज कांस्टेंट होता है इसलिए कैपेसिटी वोल्टेज के इन्वर्सली होती है। तो जिस पे वोल्टेज निकालना होता है उसकी उल्टी कैपेसिटी लेते हैं, तो V1 की जगह C2 लेते हैं। ठीक है, ये पहले समझाया हुआ है काफ़ी बार। तो वोल्टेज 1 इज इक्वल टू V हमारा टोटल 100 वोल्ट्स, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना 6 और 6 और 2 में, तो यहाँ 6 और यहाँ 2 आ जाएगा। और चूंकि इस पर पूछा है तो इसका उल्टा ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ C2 लिखा हुआ है। तो अपॉन में लिखेंगे 6 + 2 इंटू C2 यानी 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 100 इंटू 2/8 हो रहा, ये इससे 4 बार कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो 25 आ रहा है, 25 वोल्ट। ये 25 वोल्ट इस V1 पे होगा, तो V1 पे कितना होगा 25 वोल्ट, और 100% V2 पे कितना होगा, तो उसका आंसर है 75 वोल्ट्स। अब मुझे कैसे पता पड़ा, तो मुझे ऐसा सपने में आता ये V1 पे यदि 25 वोल्ट है तो 100 में से 25 माइनस कर दो तो बचा हुआ इधर आएगा, तो बचा हुआ इधर आएगा 75। तुम्हारी इच्छा हो रही है कि ऐसे नहीं करना, फॉर्मूला लगा के मैं तो टाइम वेस्ट करूंगा, तो कर लो, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट निकाल दो, 100 में से 25 गया तो 75 बचे। ठीक, चलो ये आया समझ में क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए इसको, पॉज का बटन दबाया, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं इस टॉपिक के, थोड़े टफ हैं। चलो नीचे ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, इन द शोन नेटवर्क फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड। लिखो क्वेश्चन, लिखो। फाइंड द चार्ज, शॉर्ट में लिख देते हैं, ऑन 3 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। और सीधी बात है, स्टेडी स्टेट में पूछा है, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट यानी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा। अब इसका सर्किट देखें, तुमको ये सर्किट कुछ देखा देखा सा लगेगा, लेकिन कैपेसिटर रेजिस्टेंस मिक्स कर दिए गए। ये पहला तो 3 ऐसे बनाए, फिर उसके बाद यहाँ से कैपेसिटर लिया, रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटर लिया, यहाँ से कैपेसिटर लिया, और इसको ले गए सीधे यहाँ, और फिर एक कैपेसिटर यहाँ से लिया और इसको ले गए सीधे यहाँ, ये बना। अब डाल दे कितने कितने के हैं, तो ये वाला 5 माइक्रोफेराड का है, बाकी 1 2 3 ओम्स के हैं, ये 1 ओम्स 2 ओम्स 3 ओम्स, और ये वाला 3 माइक्रोफेराड का। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लें। क्वेश्चन ये बताया गया है कि 3 और 5 माइक्रोफेराड पे तुम्हें चार्ज निकालना, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक बैटरी भी लगी है और एक रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है इसने, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम्स का रेजिस्टेंस काम का तभी होगा जब उस स्टेप पे कोई बैटरी नहीं होगी, नहीं तो वो काम का नहीं रहता, पर यहाँ पे काम का है। चलो क्वेश्चन देखें फिर से, जिसको आ रहा है वो पॉज दबा के सॉल्व करें। 3 माइक्रोफेराड 5 माइक्रोफेराड पे चार्ज निकालना, चार्ज है ना, पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज आ जाएगा।
अब इसका कोई नाम देना हो तो दे दो, क्योंकि थोड़ा सा किरचॉफ लॉ वगैरह लगाना पड़ता है तो नाम की ज़रूरत पड़ती है, तो नाम दे देता हूँ मैं इसको ए, इसको भी ये दे सकते हैं, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी, तो ये भी डी होगा। ठीक है, अब देखें सबसे पहली चीज़ क्या करो कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगे तो वो ये वाली लाइन काट देंगे और ये वाली लाइन भी काट देंगे। इसका मतलब ये है ही नहीं, कैपेसिटर है ही नहीं। तो फिर हुआ क्या, सर्किट यूं गया यूं गया यूं करके सीधे नीचे निकल के आ गया। क्या तुम इसमें करंट निकाल सकते हो? तो इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता करंट निकालना। क्या तो गोल ही है, P इक्वल टू आई आर लगा देंगे। तो करंट निकाल लेते हैं। करंट निकलेगा V इज इक्वल टू आई आर से। वोल्टेज कितने वोल्ट से भाई? 10 वोल्ट्स। देख लो बैटरी में। और पूरी लाइन का रेजिस्टेंस देखो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, तो 4 5 6 7 8 9 10 ओम सी है। तो करंट हमने निकाला, यहाँ पे 10 लिख दिया, तो करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया। ठीक, 1 एम्पियर का करंट यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। अब ये यहाँ से जो कुछ भी होगा यहाँ पे 1 एम्पियर वापस जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? तो ये सब में से ही तो 1 एम्पियर जाने वाला है। इसमें से भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी। क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं और तो जा ही नहीं रहा ना, तो सीधा एक ही लाइन है उसके पास, कोई ब्रांचिंग ब्रांचिंग तो है नहीं कि इधर से निकल जाएगी उधर से। तो पूरा का पूरा इधर से इधर निकल गया 1 एम्पियर करंट। अब 1 एम्पियर करंट इधर निकल गया, तो अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें निकालना है ए और सी के बीच में वोल्टेज। तो ये जब एक जैसा करंट जाता हो तो किरचॉफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम V इक्वल टू आई आर लगा के। लेकिन अगर किसी की बहुत इच्छा हो रही है कि नहीं मैं तो किरचॉफ लगा के टाइम वेस्ट करूंगा, तो कर ले। देखो कैसे, किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? VA से। तो VA फिर 1 ओम्स इंटू 1, IR करते हैं ना, I इंटू आर। तो ये हो जाएगा -1। माइनस इसलिए क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं उधर ही करंट जा रहा है। फिर दिस इंटू भी 1 एम्पियर ही होगा, तो इट विल बी माइनस का 2 एंड विच इज इक्वल टू VC। ये VC आ गया ना। अब इसको क्या लिखोगे? VA माइनस VC इज इक्वल टू 2 और 1 3 ओम उधर चलेगा, तो 3 एम्पियर 3 वोल्ट्स। तो हमने ये किरचॉफ लॉ लगा के VA माइनस VC 3 वोल्ट्स निकाला। और जो बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते वो डायरेक्ट लगाएं V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई, करंट कितना है इस वाली लाइन में? 1, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? तो 2 और 1 3, तो ये 3 वोल्ट्स, ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो जिसको टाइम वेस्ट नहीं करना वो डायरेक्ट लगा दे। अगली बार तुम्हें किस किस के बीच में निकालना? BD के बीच में भी निकालना है, क्योंकि BD के बीच में इसलिए निकालना है क्योंकि उसी के अक्रॉस तो 3 माइक्रोफेराड लगा है। देखो B के अक्रॉस 3 फिर D लगा है, तो BD के अक्रॉस निकालना है तुमको। तो फिर तुम टाइम वेस्ट करोगे कि डायरेक्ट निकालोगे? तो डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो वोल्टेज अक्रॉस BD, ये पहले क्या निकाला था मैंने? AB विच इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई, करंट तो 1 एम्पियर ही जा रहा है पूरे सर्किट में, और रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले लो बस। तो 2 ओम्स इसका और 3 ओम इसका, कितना होगा भाई? 5। तो ये हो गया 5 वोल्ट्स। आ गई बात समझ में? तो वोल्टेज आ गया। क्या पूछे? चार्ज पूछा, तो बस एक स्टेप करेंगे, Q इक्वल टू CV लगा दो 2 बार। Q इज इक्वल टू CV, फिर से लगाओ Q इज इक्वल टू CV। Q1 is equal to capacity 1, this is the capacity 1, that is 5 microfarad, and this is the voltage 1, that is 3। तो इसका मतलब Q1 is equal to 15 microcoulomb। Similarly Q2 which is equal to capacity 2 3 into voltage, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज, तो वो आ गया 5 वोल्ट्स, ये आ गया 5। तो कैपेसिटी 2 इज इक्वल टू 15 माइक्रोकुलम। इसका दोनों पे चाहे वो बराबर बराबर ही आ रहा है, क्योंकि एक पे वोल्टेज 3 है, इस पे 5 है, उस पे 5 इस पे 3 है। ठीक है, ये आंसर सही है। तो ये दोनों के ऊपर जो है चार्जेस इतने इतने आ जाएंगे। दिस इज द आंसर। ठीक है, Q इक्वल टू CV लगा दिया अपन ने 2 बार, ये आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, पॉज का बटन दबा के फटाफट नोट कर लें। तो ये RC सर्किट्स जो है वो थोड़े समझ में आने लग गए होंगे तुमको, किस तरीके से सॉल्व करना है।
ठीक है। अब आरसी सर्किट के और भी आगे अपन लेक्चर्स रखेंगे। उसका रीज़न क्या है कि अभी तो एक टाइप ही हुआ है स्टेडी स्टेट, उसमें भी कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा कठिन। फिर उसके बाद बीच वाला एक और आएगा इंटरमीडिएट स्टेट, वो बहुत बड़ा है और उसके क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन बेस्ड हैं और ज़्यादा टफ है। ठीक है, वो चाहें तो प्री मेडिकल वाले चाहें तो उसको सिर्फ कंसेप्ट समझ के छोड़ दें या सिर्फ फार्मूला याद कर ले, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अंदर। लेकिन पूरा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, पूरा पढ़ने में बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी कभी आ जाते हैं तो और अपने पास समय है तो अपन पढ़ेंगे उसको अच्छे से, भले ही एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा लगें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन।